हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान मीमांसा। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे वीडियो सीरीज फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 का मेन पार्ट है। एवरी ईयर 50 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया यूपीएससी। इन फॉरेन पॉलिसी हमारी हर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर द स्टेट एज अ होल, कंट्री एज अ होल, फॉरेन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, हमारी इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल पॉलिसीज जो है वो अफेक्ट करती हैं हमारे नेबर्स को और पूरे इसको, वर्ल्ड को। और उस तरह वर्ल्ड की जो भी पॉलिसीज हैं वो हमें, वर्ल्ड की कंट्रीज की, वो हमें अफेक्ट करती है। इंडिया is becoming a regional power and अभी global power बनने के लिए हम aspire कर रहे हैं। तो when we want to become a global power, तो हमारी foreign policy है that should be very strong। ठीक है, इसलिए foreign policy को पढ़ना बहुत जरूरी है। होती क्या है foreign policy? States foreign policy is its objectives and activities। क्या चाहता है और क्या करता है, दोनों चीजें। सिर्फ ऐसा नहीं है क्या चाहता है वो या सिर्फ करता है। कभी कभी स्टेट की कंडीशन नहीं होती, वो चाहता है वो कर नहीं सकता। कभी कभी क्या सिर्फ करता है और कुछ ज्यादा चाहता नहीं है, तो उससे काम नहीं चलेगा। दोनों चीजों को हमें पढ़ना है। व्हाट द स्टेट वांट्स एंड व्हाट इट इज डूइंग। ठीक है, किसके संदर्भ में, इन व्हाट कंटेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन विद अदर स्टेट्स। चाहे वो बायलैटरली हो, चाहे वो मल्टीलैटरली हो। बायलैटरल का मतलब वन ऑन वन, और यह है वन विद अ ग्रुप, वन विद टू। ठीक है, ये भी मल्टीलेटरल। तो बाइलेटरल और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे हमारी एक्टिविटीज और हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे। सो दैट एड्स अप टू इंडिया स्टेट फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की दो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, डोमेस्टिक फैक्टर्स और इंटरनेशनल फैक्टर्स। दोनों चीजें ही मायने रखती है जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी बनती है। फॉर इंडिया एक चीज हमेशा याद रखना, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है दे आर ऑलवेज अबव इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब कि हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए या मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए कभी भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लूज नहीं करेंगे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट यूनिट है। दूसरा, इंडिया इज अ सॉफ्ट पावर। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। व्हाट इज सॉफ्ट पावर, व्हाट इज हार्ड पावर। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। और डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या चाहती है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चाहती है कि अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा करें। नेबरहुड फर्स्ट से लेके लुक ईस्ट तक, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड वेस्ट। ठीक है, लुक वेस्ट पॉलिसी। तो हमने नेबरहुड से हम ईस्ट एशिया की तरफ गए, फिर ईस्ट एशिया में एक्ट करने की बात की, अब हम वेस्ट की तरफ बात कर रहे हैं। तो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ताकि मल्टीलेटरल उसमें हम नेशंस में, मल्टीपल नेशंस के साथ हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े और ऐसे लगे कि इंडिया इज एन इमर्जिंग पावर। इंडिया इज एन इमर्जिंग पावर, डेफिनेटली इसको हमें क्या बना के लाना है, ग्लोबल पावर। तो इसके लिए फॉरेन पॉलिसी को पढ़ना बहुत जरूरी है और उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए किन चीजों पे बेस्ड है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ठीक है, अगर आपको याद है पंचशील 1954, अगर आपको इसके बारे में पता है, नहीं तो ये पढ़ेंगे हम। पंचशील 1954 में आए थे, उसके 5 प्लेटफॉर्म्स थे। इंडिया चाइना, सॉरी 5 पिलर्स थे, 5 प्रिंसिपल्स थे, इसलिए पंचशील है इंडो चाइना के बीच में 1954 में साइन हुए थे। तो वही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा मैटर है। अब देखिए फेजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, आज हम इनके बारे में बात करेंगे ब्रीफली। ठीक है, और फिर हर पॉलिसी जिसकी जहां जहां जरूरत पड़ती रहेगी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फेज क्या था 1947 से 1962, ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट, पढ़ेंगे इसके बारे में। सेकंड फेज 1962 टू 71, रियलिज्म एंड रिकवरी। थर्ड फेज 71 एंड 91, रीजनल असर्शन, जो हमने बात की थी नेबरहुड में। ठीक है, नेक्स्ट इज 91 से 98, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमें क्या चाहिए, रीजन में हमारा थोड़ा असर्शन आ गया, हमें अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, न्यूक्लियर पावर की बात करेंगे। फिर फिफ्थ पेज 1998 से 2013, इंडिया एज अ बैलेंसिंग पावर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 1991 में यूएसएसआर के आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ यूएसएसआर,
क्योंकि यूएसआर हमारा बहुत अच्छा लाई था, तो यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, तो उसकी वजह से इंडिया को बैलेंसिंग पावर बनने की जरूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि राइज ऑफ चाइना वाज देयर। नेक्स्ट सिक्स्थ फेज और करंट फेज है एनर्जेटिक एंगेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम आने वाले क्लासेस में, वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अबाउट द फर्स्ट फेज, 1947 से 1962 क्या था? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे, बट एक सबसे बड़ी बात थी कि हम डिकोलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा वो थे, मतलब हर फॉर्म पे, यूएन से लेके हर फोरम पे हमने बहुत ज्यादा पुश किया फॉर डिकोलाइजेशन। डिकोलाइजेशन का पुश करने का क्या हुआ बेनिफिट? क्या? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात आई, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बेसिकली क्या था, इनकी वही सेम प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया की प्रॉब्लम्स थी, बेसिकली मोनली इकोनॉमिक, क्योंकि देखो ऑटोनॉमी तो मिल गई उनको, लेकिन उनके पास काम करने के लिए, तो ये हुआ। और साथ में क्या है, ड्यूरिंग दैट टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइज ऑफ यूएसएसआर एंड यूएसए एज टू ग्लोबल पावर्स मेड इट अ बाइपोलर वर्ल्ड। अब क्या है, यहाँ पे थे कुछ कैपिटलिस्ट कंट्री ने इनको ज्वाइन किया, कम्युनिस्ट कंट्री ने इनको ज्वाइन किया, इंडिया जैसी कंट्रीज थे, उनको क्या चाहिए था? वर्ल्ड ऑर्डर से उस टाइम पे ज्यादा मतलब नहीं था, हमें मतलब था अपनी इकोनॉमी को सुधारने का, अपनी पॉपुलेशन को वो करने का। तो वी स्टार्टेड विद नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1960s, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि राइट नाउ ये कहा जाता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसकी सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस वो खत्म होती जा रही है, तो हाउ मच इट इज ट्रू, तो इसके लिए हमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी पढ़ना है इन द कमिंग वीडियोस। डिकोलाइजेशन और 1962 इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार को हम मान सकते हैं कि इस फर्स्ट फेज का एंड था, क्योंकि इसके बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको चेंज की जरूरत थी, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक था, 1947 से 1962 तक जो हमें जरूरत थी हमने किया, बट 1962 में इंडो चाइना वार ने थोड़ा सा हमारी स्ट्रेटेजी को चेंज करना के लिए हमें मजबूर किया। सो व्हाट हैपेंड इन 19 सेकंड फेज, हमें पता चला रियलिज्म पे आ गए। रिकवरी तो देखो, वार से रिकवरी तो हमें करनी थी, लेकिन रियलिज्म पता चला, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई जो था, तो वी फेल्ट बिट्रेड, हमें लगा कि चाइना ने धोखा दिया है डेफिनेटली, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी चेंज करने की बात थी। उसमें क्या हुआ, हमारे सिक्योरिटी और पॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़े, ठीक है। 1962 मतलब 1964 में आफ्टर डेथ ऑफ जेएलएन जवाहरलाल नेहरू, एंड देन 1965 ताशकंद, ठीक है, ताशकंद के बाद ऑब्वियसली डिमाइस ऑफ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आए इंडिया में, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बीच बीच में आती रही, और देखिए डेफिनेटली 1962 वॉर और 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, ठीक है, इसकी वजह से सिक्योरिटी के इश्यूज तो थे ही थे, ठीक है। डिफेंस एग्रीमेंट यूएस से साइन किया 1964, इसके बारे में बहुत कम जिक्र आता है, बट किया, जस्ट टू नो, जब भी कभी इंडो यूएस की बात आएगी तो हम ये नहीं कहेंगे 1998 में कि ग्लाइटर एग्रीमेंट से स्टार्ट हुआ है, नहीं, इट स्टार्टेड इन 1964। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या था, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए चाइना पाकिस्तान एक्सिस थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लग गई थी, ठीक है, तो हमारा जो टिल्ट था टुवर्ड यूएसएसआर हो गया था। इवन वी वर नॉन अलाइंड, बट हमारा जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है यूएसआर की तरफ अभी साइन नहीं हुई थी, बट वी नीडेड टू साइन इट। थर्ड फेज 1971 वार। अब इस फेज में 1971 में जब वार स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से इस फेज को हम मानते हैं ग्रेटर इंडियन रीजनल एसोसिएशन। अब अपने नेबरहुड में एसोसिएशन चाहिए था हमें, क्यों चाहिए था? देखिए सीधी सी बात है, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, हम वी वर इन बिटवीन, ठीक है, तो यहाँ से भी वो करते थे इंसर्जेंसी, यहाँ से भी, ठीक है, तो इट वाज कि दो फ्रंट पे हमें वार लड़ना पड़ता था। जो 1965 वॉर है उसके लिए भी इशू आया था, क्योंकि यहाँ से भी हमें इश्यूज आते थे, तो वी नीडेड इट। और साथ में क्या था, बीइंग अ रीजनल पावर, ठीक है, हमें ये चीज करनी थी कि बांग्लादेश के लिए हमें कुछ करना था। सो 1971 इंडो पाक वॉर एंड बांग्लादेश लिबरेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इंडिया की हिस्ट्री में, खासकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। इसकी वजह से क्या हुआ, यूएस चाइना पाक एक्सिस जो ऊपर बननी शुरू हो गई थी पिछले फेज में, दैट गॉट स्ट्रेंथेंड, तो हमारा जो टिल्ट है वो यूएसआर की तरफ फिर से बढ़ गया, एंड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। नेक्स्ट है 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और यूएसए ने सैंक्शंस लगाए, स्माइलिंग बुद्धा, तो ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट फेज था। नेक्स्ट इज
सबसे एक और 1991 में जो यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ, यूएसएसआर का, उसकी वजह से हमें थोड़ा झटका लगा, क्योंकि इंडिया का अच्छा अलाई था, एंड गल्फ वॉर्स की वजह से भी, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत थी इन द गल्फ। तो दिस आल्सो फेज्ड, उस टाइम की हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको उसने शेप किया। फोर्थ फेज 1991 टू 1998, सेफगार्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखिए आपको पता है 1991 में हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी दैट गॉट बिट वर्सन, तो उसकी वजह से क्या हुआ, व्हाट एलपीजी रिफॉर्म्स। तो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ओपन हुई। तो वर्ल्ड के साथ जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमने बात करी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुका था। नाउ यूएसए वाज द मेजर पावर। अब जब यूएसए मेजर पावर है डेफिनेटली, तो क्या होगा, हमारे तो अच्छे संबंध ज्यादा थे यूएसए के साथ, तो हमें यूएस के साथ इंप्रूव करने की जरूरत पड़ी। एंड इजराइल, वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री, इसके साथ हमने अपनी एंगेजमेंट को थोड़ा बढ़ाया। हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की 1998, ठीक है, वी गॉट द न्यूक्लियर वेपन्स। इसी ड्यूरेशन में 1991-2 के अराउंड, जब इंद्र कुमार गुजराल 96-97 के अराउंड, सॉरी, आई के गुजराल जी जब वो थे हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तो इन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया। इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट, आज भी इसकी रेलेवेंस है, ठीक है। देन लुक ईस्ट पॉलिसी आई हमारी। लुक ईस्ट पॉलिसी जैसा कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था, नेबरहुड में असर्शन हो गया थर्ड फेज में, अब हम बात कर रहे हैं ईस्ट एशिया की। तो लुक ईस्ट पॉलिसी हम लेके आए। नेक्स्ट वाज फिफ्थ फेज, इंडिया एज ए बैलेंसिंग पावर। अब क्या था, इंडिया रीजनल पावर तो बन गया था मतलब राइज कर रहा था एज ए रीजनल पावर, ठीक है, क्योंकि 98-99 कारगिल वॉर, उसके बाद हमें थोड़ा वो मिला, साथ में हमारे पास थे न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। एलपीजी की वजह से हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी अप हुई, तो उसकी वजह से भी हमें बेनिफिट मिला, कारगिल वॉर हुआ। इसी असर्शन का और रीजनल पावर का जो रिजल्ट था दैट वाज इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इन 2008, सिविल न्यूक्लियर डील, वो हुई हमारी इसकी वजह से। फिर नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ ब्रिक्स 2006। तो इधर हम देखिए यूएसए के साथ अपना रिलेशन ठीक कर रहे हैं, इधर हम चाइना रशिया के साथ ब्रिक बनाया हमने पहले, फिर साउथ अफ्रीका जोड़ा, ब्रिक्स बना। तो हमारा जो है, जो मल्टीपल लेवल पे हमारा जो है वर्ल्ड में दोनों साइड, इट वाज नॉट ए यूनिलैटरल ट्रेड, इट वाज मल्टीलैटरल ट्रेड। हमने हर उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की ड्यूरिंग दिस फेज। इसके पीछे हमारा इकोनॉमी, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स और कारगिल वॉर, दे वर मेजर फैक्टर्स। लास्ट फेज जो अभी चल रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस, क्योंकि इस टाइम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है दैट इज वेरी स्ट्रिंजेंट और दैट इज शेपिंग आवर ओवरऑल, हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें उसका रोल है, ठीक है। देखिए सबसे एक चीज है, मल्टी अलाइनमेंट की बात चल रही है। अब यूनिपोलर वर्ल्ड की बात गई, हम ये नहीं कह सकते कि यूएसए की हेजेमनी है, दैट हैज बीन रिड्यूसिंग सिंस पास्ट फ्यू इयर्स, ठीक है। तो मल्टी अलाइनमेंट की बात है, मल्टी अलाइनमेंट की बात है, तो अगर हम बात करें आरसीईपी की बात कर सकते हैं, आसियान के साथ हमारी एंगेजमेंट है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी एंगेजमेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ हमारी एंगेजमेंट है। इन सब चीजों पे हमारा फोकस पड़ा। इकोनॉमिक असर्टिवनेस, देखिए हमारी इंडिया इज ग्रोइंग एज एन इकोनॉमिक पावर, ठीक है। विद इन दिस टाइम हमने आसपास अपने नेबर्स को लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया, इसके अलावा डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए भी हमने पैसे दिए। सो दिस इज मेकिंग इंक्रीजिंग आवर असर्टिवनेस इकोनॉमिकली। क्लाइमेट निगोशिएशन में देखिए इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेसिफिकली पेरिस क्लाइमेट में, ठीक है। इंडिया एंड चाइना दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन भी इंप्रूव हुए। एंड हमारी देखिए लुक ईस्ट थी, उसको हमने एक्ट ईस्ट में चेंज किया। वी आर पुशिंग फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स, सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसकी बात करें तो इंडियन ओशन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में एंड अगेन वेस्ट एशिया में, इन सभी एरियाज में वी आर इंक्रीजिंग आवर असर्टिवनेस। सो इन सब बातों पे हम अलग से भी वीडियोस बनाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट वेरी गुड, बट स्टिल हमारी इतनी, हम मान सकते हैं कि वी आर सो मच असर्टिव कि चाइना की भी ये हिम्मत नहीं है टू डायरेक्टली अटैक और कुछ ऐसा करे। छोटे मोटे स्किर्मिशेस इट्स फाइन, हम भी जवाब देते हैं, ओके। सो दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो। देखिए अब बात करेंगे हम इंडिया का जो
इंटरनेशनल रिलेशन है इसको हम किन किन फेजेस में पढ़ेंगे। देखिए हमने फेजेस लिए, अब क्या क्या पढ़ेंगे। इंडिया के रिलेशन इसके नेबर्स के साथ, इंडिया के रिलेशन आसियान के साथ, ठीक है, इंडिया के रिलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ, इंडिविजुअल कुछ कंट्रीज के साथ, इंडिया एंड वेस्ट एशिया, ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, इसके अलावा इंडिया विद मेजर पावर्स लाइक यूएसए, रशिया, चाइना, ये इन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। इसके अलावा जो है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, फिर मल्टीलेटरल पैक्ट्स, एफटीएस टाइप, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके ऊपर हम आगे आने वाली अपनी वीडियोस में करेंगे डिस्कशन। आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, तो info@gyanmimamsa पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनका जिक्र है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी देयर एंड यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड टेल मी हाउ द वीडियो वाज, और अगर आपको कुछ चाहिए तो आई कैन कम अप विद अदर वीडियोस आल्सो। So this was all for today's video. Thank you. All the best.